हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग दोबारा अलजेब्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आज कुछ डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स को मैं लेकर के आया हूँ और दिखाऊंगा आपको कि वो सारे प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है और उसको बनाते समय क्या क्या सिमिलैरिटीज़ होंगी, कैसे कैसे वो एक दूसरे से अलग हैं, वो भी मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी एक क्वेश्चन मैंने लिख रखा है और उसी से स्टार्ट करते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो ये एक्चुअली में जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं है। जो इसी वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हैं उनके लिए जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 है और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 है। ये जनरल फॉर्म है। अगर इस इक्वेशन को हम चाहेंगे ऐसा लिखना तो बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन इस इक्वेशन को अगर हम इस तरह से बनाने की कोशिश करें, डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करें, तो आपको दिक्कत हो सकती है और हो भी जाएगी बहुत बच्चों को। इसलिए अब सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिख के दिखाता हूँ। तो आप देखें, इसको मैं लिख सकता हूँ x मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई y इक्वल्स टू 11, या फिर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे -11 लिख देता हूँ। -11 प्लस में इन ब्रैकेट -11 इक्वल्स टू 0। फिर दूसरे वाले में 5/6 इंटू एक्स प्लस -1/3 मल्टीप्लाई वाई। 7 को हम लेफ्ट साइड में लेकर के आएंगे तो दिस इज +7 इक्वल्स टू 0। अच्छा, आपके मन में ये ना हो कि क्या यहाँ पे x को पहले लिखना जरूरी है, ऐसा नहीं है, बस मैं लिख चुका था इसलिए मैंने उसको नहीं मिटाया। ओके, तो अब हम देखते हैं इसमें कि a1 क्या है। सो a1 इज इक्वल्स टू, पहले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट जो होता है वही a1 होता है, तो फर्स्ट वाला इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1/3 है। सो 1/3। सिमिलरली b1 हम निकाल सकते हैं 1/4 एंड सिमिलरली c1 निकाल सकते हैं विच इज इक्वल्स टू -11। बहुत बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये -11 आपने प्लस यहाँ पे क्यों लिखा, डायरेक्टली माइनस इसलिए लिखा क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास प्लस है। तो क्योंकि ये प्लस है तो प्लस आप बीच में रखने के लिए आप माइनस को ब्रैकेट में रख लेंगे तो ये हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। a2 इक्वल्स टू, आप देखेंगे यहाँ पे कितना है 5/6। सेकेंड इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वही a2 है। b2 इक्वल्स टू, y का कोफिशिएंट यहाँ सेकेंड इक्वेशन में जो भी है वो b2 है, दैट इज 1/3 -1/3 सॉरी, एंड c2 इक्वल्स टू 7 है। तो ये आपने देखा कि इसको हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह, सॉरी जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद a1 b1 c1 a2 b2 c2 हम कैसे निकाल पा रहे हैं। अब अगर इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करूंगा जैसे अभी तक हम लोग कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो आपको दिक्कत होगी। हम क्या करेंगे, इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ये मैंने सिर्फ आपको कन्वर्ट करके दिखाया है, आपको ये करने की ज़रूरत अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसको ध्यान में रखें, इसकी ज़रूरत अभी आपको आने वाले समय में क्वेश्चन में पड़ेगी। फिलहाल अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपको स्टैंडर्ड फॉर्म, सॉरी जनरल फॉर्म में लिख करके दिखा दिया है। अब मैं आपको ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि इसको सॉल्व करने के लिए अच्छा क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। 4 और 3 का एलसीएम 12 होता है, सो 12, सो दिस इज 4x प्लस 3y इक्वल्स 11। सो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई 11 इज 132, 12 मल्टीप्लाई 10 इज 120 एंड एक और 12 आप उसमें जोड़ देंगे, सो दिस इज 132। एंड सिमिलरली दूसरे इक्वेशन को भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। तो वो मैं कर देता हूँ। 5 और 6, 3 और 6 का एलसीएम 6 होता है। 6 ये हो जाएगा 5x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस ऑफ 7। सो क्लियरली 5x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस ऑफ 42। सो दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 1। मैंने पहले भी आपको कहा था कि इक्वेशन में नंबरिंग कर दीजिए, नंबरिंग कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, नहीं तो दिक्कत होगी। अब हम किसी भी एक इक्वेशन को चुन सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। किसी भी एक इक्वेशन को आप चुन सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड।
कायदे से जो छोटा इक्वेशन होता है उसी को चुनना चाहिए, लेकिन आप कोई भी चुन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मैं बड़ा ही इक्वेशन ले लेता हूँ जिसमें बड़े नंबर्स हैं कंपैरेटिवली। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को ले लेता हूँ, वहाँ से आप x या y की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम 1, यहाँ से आप x या y दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू को आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। सो 4x इक्वल्स टू 132 माइनस 3y हो गया। सो x विल बी इक्वल्स टू 132 माइनस 3y अपॉन 4। ये जो आपकी x की वैल्यू जो आपने एक्सट्रैक्ट की है इन टर्म्स ऑफ y, इस वैल्यू को आप सेकेंड इक्वेशन में प्लग करेंगे, फर्स्ट में कभी नहीं करेंगे। फर्स्ट में क्यों नहीं करेंगे, इसके लिए आप मेरे पीछे वाले वीडियो को देखें, आपको रीज़न मैंने बाकायदा करके दिखाया है कि करने से क्या होता है, तो आपको रीज़न मिल जाएगा। तो आप इसको फर्स्ट से अगर आपने एक्सट्रैक्ट किया है तो आप फर्स्ट में नहीं डालेंगे, अगर आपने सेकंड से एक्सट्रैक्ट किया है तो सेकंड में नहीं डालेंगे, आपने जिससे एक्सट्रैक्ट किया है उसके अलावा दूसरे में डालेंगे। तो क्योंकि इसको मैंने फर्स्ट से एक्सट्रैक्ट किया है तो फर्स्ट में ना डाल के इसको मैं सेकंड में प्लग करूंगा। तो मैं यहीं पे लिख देता हूं, प्लग x इन इक्वेशन 2। सेकंड में डालते हैं 5 इंटू एक्स की जगह 132 माइनस 3y अपॉन 4 माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस टाइम्स 42। सॉल्व कर लेते हैं। 132 मल्टीप्लाई 5 2 जा 10, 5 से 15 16 660 really yep 660 माइनस 5 3 जा 15y अपॉन 4 है। चलिए मैं अभी यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4 लिख करके रखता हूँ सो दैट कि आपको दिक्कत ना हो। इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ 42। मैं थोड़ा हट जाता हूँ कि आपको देखने में आसानी रहे। ओके, अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आप देखेंगे कि दिस इज 660 माइनस 15y माइनस एलसीएम लेंगे अपॉन 1 है यहाँ पे, तो 4 2 जा 8y हो जाएगा। 8y इक्वल्स टू इस 4 को फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 2 जा 8 एंड 4 4 जा 16 माइनस 168। सो 15 माइनस 15y माइनस 8y इज माइनस 23y। आई होप ये बात आप जानते हैं। इज इक्वल्स टू माइनस 168 एंड ये प्लस 660 है, इधर लेकर के जाएंगे तो माइनस 660 हो जाएगा। सो माइनस 23y इक्वल्स टू माइनस टाइम्स 8 6 6 12 1 6 1 7 1 8 828 कैंसिल कर देते हैं। सो y इक्वल्स टू 828 डिवाइडेड बाय 23 6 3 जो 18 यस 36 टाइम से चला जाएगा। तो y इक्वल्स टू 36 है यहाँ पे। अब ये जो आपको y की वैल्यू मिली है, एक बात मैं दोबारा यहाँ रिपीट करना चाहूँगा जो पिछले वीडियो में भी आप देखेंगे। दिस इज़ हाईली इंपॉर्टेंट। आप इसको ध्यान में रखें कि जो प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं, इस प्रोसेस का नाम तो सब्स्टिट्यूशन है, बट जो तरीका हमने अपनाया है दिस इज़ यूनिवर्सल मेथड। आप सब्स्टिट्यूशन यूज़ करें, एलिमिनेशन यूज़ करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करें, डिटर्मिनेंट करें, सब दरअसल में एक दूसरे के भाई बंधु हैं, कोई अलग नहीं है। ये सारे मेथड एक ही बात को कहते हैं। कोई भी मेथड आप यूज़ करेंगे, सब के सब मेथड एक ही बात को कहते हैं। वो ये कहते हैं कि आप वैल्यू निकालने के लिए एक इक्वेशन, चाहे वो 10 इक्वेशन हो, सबको एक ही इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और एक इक्वेशन और वेरिएबल अगर 10 है तो भी आपको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जिस समय आप ऐसा कर पाएंगे तभी आप वैल्यू निकालने के लायक हो पाएंगे। निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे इसके बारे में अभी नहीं बोला जा सकता, लेकिन आप लायक हो जाते हैं, एटलीस्ट एलिजिबल हो जाते हैं कि आप निकाल पाएंगे उसके बाद वैल्यू, उसके चांसेस पूरे ब्राइट हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तब तो इसकी गारंटी है, 100% गारंटी कि आप वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। फिर जो वैल्यू निकालेंगे वो आप तुक्के वाली वैल्यू होगी कि आपने हिट एंड ट्रायल से वैल्यू को मतलब रख के वैल्यू निकाल दिया। लेकिन ऐसे एक वैल्यू नहीं होंगे, ऐसे लाखों करोड़ों हजारों वैल्यू। अगर आप दो इक्वेशन है, अगर एज्यूम कर लेते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। अगर यहां पे मैं लिख देता हूं x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अब बहुत लोग होंगे जो कहेंगे मैं तो ये देख के बता दूंगा इसमें कि क्या आंसर होगा। इसमें x की वैल्यू 3 हो जाएगी और y की वैल्यू 2 हो जाएगी, और सच भी है। x 3 + 2 इज 5 एंड 3 - 2 इज 1 विच इज करेक्ट। आपने एकदम सही कहा।
लेकिन जानते हैं आप कि आपके माइंड में ना बैक में ये पूरा का पूरा लॉजिक काम कर रहा होता है, यही काम कर रहा होता है, वो आपको पता नहीं लगता, इतना फास्ट काम करता है कि आपको समझ ही नहीं आता। या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि ये आप हिट एंड ट्रायल, आप ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने सेकंड वाला इक्वेशन देखा ही ना हो, आपने फर्स्ट वाला देख के ही आंसर बता दिया हो, ये पॉसिबल नहीं है। और अगर ऐसा बता दिया तो मियरली कोइंसिडेंस होगा, और अगर नहीं है कोइंसिडेंस तो आप रियली गॉड गिफ्टेड हैं, फिर इसमें कोई शक नहीं है। ऑन सीरियस नोट मैं कह रहा हूँ, कोई मजाक नहीं कर रहा आपसे। अब मेरी बात आ जाती है कि क्या अगर दोनों इक्वेशन दिया हुआ है तो क्या आप दोनों इक्वेशन को बिना हिट एंड ट्रायल लिए आप बता पाएंगे इसका आंसर? तो आंसर है बिल्कुल नहीं बता पाएंगे आप। ओवरऑल मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपके पास दो इक्वेशन दे रखा है और दो वेरिएबल है तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आप डायरेक्टली बता दें, और अगर आप बताएंगे तो जो जो बातें मैं बता रहा हूं उन्हीं में से कोई एक बात होगा। इफेक्टिवली आपको अगर एक मैकेनिज्म चाहिए उसकी वैल्यू निकालने के लिए, तो जो मैं आपको बता रहा हूं यही एक मैकेनिज्म है, और ये यूनिवर्सल है कि आपको नंबर ऑफ वेरिएबल्स एक करना पड़ेगा और नंबर ऑफ इक्वेशन एक करना पड़ेगा। पहले उससे हम एक वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको किसी और में डालेंगे, फिर दो वैल्यू निकलेगी, और अगर तीन वेरिएबल है तो एक और जगह डालेंगे, फिर तीन निकलेगा, फिर एक और, इस तरह से लंबा प्रोसेस होता है ये। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक y की वैल्यू आ गई मेरी। अब y की वैल्यू जब आ गई है मेरी तो अब मुझे x की वैल्यू भी तो चाहिए। तो x की वैल्यू की y इज इक्वल टू 36 को मैं यहाँ पे किसी भी एक इक्वेशन में डाल दूंगा। तो मैं इसमें डाल देता हूँ, ये छोटा है, इसमें डाल देता हूँ। y इक्वल्स टू 36 को मैं 5x माइनस 2y, सॉरी y की जगह तो मुझे 36 डालना था, तो y की जगह मैं 36 यहाँ प्लग कर देता हूँ और फिर कैलकुलेट कर दूंगा। y की जगह 36 इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ 42। आप कैलकुलेट कर लेंगे। 5x माइनस 36 मल्टीप्लाई 2 इज 72 इक्वल्स टू माइनस 42। 5x इक्वल्स टू 72 माइनस 42, सो 5x इक्वल्स टू 30। 72 माइनस 42 इज 30। x की वैल्यू आ जाएगी 30/5 विच इज 6। तो x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई और y की वैल्यू कितनी है? 36। ये हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आई हैं। मैं रिपीट करता हूँ, ये वैल्यू निकालने के बाद आपको रुकना नहीं है, इसके बाद आप इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करके इक्वेशंस को वेरीफाई भी करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो मार्क्स है वो सिक्योर हो जाएगा। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि ये जो वैल्यूज़ है उसको किसी एक इक्वेशन पर रख के वेरीफाई करते हैं। याद रखिएगा, एक इक्वेशन पे जब रख के वेरीफाई करते हैं तो आप सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे होते हैं, मैं एग्जांपल दे देता हूँ, आप सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस लाइन के ऊपर ये जो 6,36 है वो एक पॉइंट है विच इज करेक्ट। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया था, आपसे पूछा गया है कि दो लाइंस हैं उसका मुझे सोल्यूशन चाहिए। दोनों लाइन का सोल्यूशन मतलब दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। अगर मान लीजिए एक लाइन यहाँ से इंटरसेक्ट हो रहा हो, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा हो, तो ये वाला वैल्यू तो इस यहाँ पे है ही नहीं, तो फिर तो गड़बड़ हो गया। आपने जो वैल्यू निकाली है वो दरअसल, और एक इक्वेशन में रख के वेरीफाई करने का मतलब ये होता है कि वो एक लाइन, जिस लाइन के ऊपर भी रखा, मान लेते हैं इस लाइन के ऊपर आपने रख के वेरीफाई किया, तो आप ये बताना चाह रहे हैं कि 6,36 जो है वो इस लाइन पे के ऊपर है। आपने अभी तक ये नहीं बताया कि इस लाइन के ऊपर है या नहीं है। तो उसको जानने का क्या तरीका है, इसी 6,36 को इस लाइन के ऊपर भी रख के हम देखेंगे। अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है, इसका मतलब ये जो 6,36 जो हमारा एजम्पशन यहाँ था वो गलत है, वो दरअसल में यही वाला पॉइंट है जो दोनों रास्तों के ऊपर है। ये मेरा आज पहला क्वेश्चन था अलजेब्रिक मेथड का। अब मैं दूसरे सवाल की तरफ, उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं दूसरे सवाल की तरफ जाता हूँ, और दूसरा सवाल है इस बार मेरा 4/x प्लस 3y इक्वल्स 8, और यहाँ पे है 6/x माइनस 4y इक्वल्स -5। ये मेरे पास आज दूसरा सवाल है। दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, अभी तक अगर आप याद करें, दोबारा आप मेरे वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगर आप याद करें तो जो हमारे पास जनरल इक्वेशन था उसमें x और y जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं है, वो न्यूमरेटर में है। जो हमारे पास a1 b1 c1 है वो डिनोमिनेटर में हो सकता है। अभी जस्ट मैंने इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन अभी सॉल्व किया उसमें आप देखिए, जब मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको, सॉरी, जब जनरल फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया है तो a1 b1 c1 आप नोटिस करें
कि ये फ्रैक्शन में ही है, A1, B1, A2, B2 ये सारे के सारे फ्रैक्शन में ही हैं। तो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, A1, B1, C1 ये सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। मेरे लीनियर इक्वेशन का जो लेक्चर है मेरा, उसको आप फॉलो करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये सब के सब रियल नंबर होता है। क्योंकि ये रियल नंबर होता है तो ये फ्रैक्शन में हो, रूट में हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन x और y जो है ये डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। क्या डिनोमिनेटर में अगर ये रहेगा तो हम नहीं बना पाएंगे? आंसर है बिल्कुल बना पाएंगे, बिना किसी दिक्कत के बना पाएंगे। लेकिन उसके लिए कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, काफ़ी अच्छा होना चाहिए, आपका साइन का एरर बिल्कुल ना हो, इस तरह की आपके पास एक्यूरेसी होनी चाहिए, तब आप आराम से बना पाएंगे। अगर मुझे लगेगा कि मैं एक दो क्वेश्चन ऐसे करके दिखा दूं तो शायद मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें कि मैं उसको डिफ़िकल्ट प्रोसेस से करके दिखा दूंगा। लेकिन फ़िलहाल जो रिकमेंडेड है वो ये है कि आप ऐसे केसेस में कभी भी अगर वेरिएबल नीचे है, डिनोमिनेटर में है, तो आप वेरिएबल को डिनोमिनेटर में नहीं रहने दें। तो आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से हटाएंगे कैसे? आप क्या करिए, ये मैनिपुलेशन है, यहाँ पे मैथमेटिक्स का मैनिपुलेशन काम आएगा। आप यहाँ पे लिखेंगे कि भाई 1/x को मैं एक नाम दे देता हूँ t, और 1/x ही है, ठीक है, और तो कुछ है नहीं डिनोमिनेटर में, तो 1/x को आपने एक नाम दे दिया t। अब जरा देखते हैं इसको लिखा कैसे जाएगा। दोबारा बहुत बच्चों के लिए कन्फ्यूज़न होता है कि 1/x को t लिखा है तो x की जगह वो t लिख देते हैं, तो ये गड़बड़ हो जाता है। आप देखिए इसको ध्यान से, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/x, इसको ऐसा लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आप अग्री करेंगे इस बात से। 3y इक्वल्स टू 8, और दूसरा वाला है 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/x माइनस 4 इंटू वाई इक्वल्स माइनस ऑफ 5। अब अगर आप इसको देखेंगे कि इसको कैसे लिखना है तो आपको साफ समझ में आएगा। 1/x की जगह आप t प्लग कर रहे हैं, कर दिया आपने, प्लस 3y इक्वल्स 8, और दूसरा वाला भी ऐसा ही है, 6t माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5। अब आप इसको देखें, ये डिट्टो जैसा अभी तक आप बना रहे थे वैसा ही क्वेश्चन हो गया है। मैं इसको आगे करके दिखाता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कभी भी क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करते हैं तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि जनरल फॉर्म में आप बना लें, तो ये जनरल फॉर्म में है ये। अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो एक का नाम इक्वेशन 1 ले लेता हूँ और दूसरे का नाम इक्वेशन 2 ले लेता हूँ। ओके, तो फ्रॉम वन हम क्या करेंगे, x या y की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेंगे। आपकी श्रद्धा है, आप जो वैल्यू चाहें आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट्स कंप्लीटली योर विश, ये आपकी मर्जी होगी। तो 4t इज इक्वल्स टू 8 माइनस 3y, मैंने क्या किया, t की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं। सो t इक्वल्स टू 8 माइनस 3y अपॉन 4, ये मेरे पास t की वैल्यू आ गई है। अब इस t की वैल्यू को कहाँ प्लग करेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में? इक्वेशन 2 में प्लग करेंगे। सो लेट्स प्लग दिस, इसको हम लोग इक्वेशन 2 में प्लग करते हैं, क्योंकि अगर उसी इक्वेशन में जिससे निकाला है उसी में प्लग करेंगे तो क्या होगा, LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 8 माइनस 3y अपॉन 4 माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ 5। ये मैंने, अब देखिए ये दोबारा क्या हुआ, एक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, और वेरिएबल कितना है, सिर्फ एक, y। सिंप्लीफाई कर देंगे इसको, अगर आप काटना चाहें काट सकते हैं, क्योंकि ये 6 इसी से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए कैंसिल आउट हो सकता है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 8 3 जा 24 माइनस 9y माइनस 4y, 4 2 जा 8y, सॉरी 8y इसलिए क्योंकि एलसीएम भी लेना पड़ेगा, 4 2 जा 8 इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ 10, 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। सो 24 माइनस 9 माइनस 8 minus 17y equals to 24 minus 24 minus 10, which is minus 17y equals to minus times of 34, minus cancel, so y equals to 2. So you got the value of y, आपको y की वैल्यू मिल गई। अब इस y की वैल्यू को आप क्या करेंगे, कहीं पे भी रख करके t की वैल्यू निकालेंगे। आप डायरेक्टली x चाहें तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी हमने जो सॉल्व किया है वो x और t के टर्म्स में किया है, इसलिए हम वही करेंगे। मैं दोनों जगह कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए आप। बहुतों के मन में ये सवाल रह जाता है कि यहाँ क्यों नहीं, वहाँ क्या क्यों, आप कुछ भी कर सकते हैं, मैथ्स आपको ये फ्रीडम देता है, ऑफ कोर्स विद इन लिमिट्स। तो 4t इक्वल्स टू 8 माइनस 3 टाइम्स ऑफ y की वैल्यू क्या थी हमारी, मेरे ख्याल से 3 थी, 2 थी, y 2 है हमारे पास। So 8 minus 6 is 2. So 4t equals to 2.
सो टी इक्वल्स टू 2/4 विच इज़ 1/2। याद रखिएगा ये जो वैल्यू आपने निकाली है टी की निकाली है, एक्स की नहीं। आपसे क्वेश्चन में, अगर आप क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में आपसे एक्स और वाई के टर्म्स में है। क्वेश्चन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने 1/x को टी माना है या 1/x को भूत मान लिया या 1/x को प्रेत मान लिया, इसको कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ इस बात से मतलब है कि मैंने आपको x के फॉर्म में क्वेश्चन दिया है, मुझे आंसर भी आप x के फॉर्म में वापस कीजिए। आप बीच में क्या मान रहे हैं क्या नहीं मान रहे हैं, आप अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या कर रहे हैं, उसको कोई मतलब नहीं है, प्रोवाइडेड वो सारे के सारे मैथमेटिकल प्रोसेस को फॉलो करते हो, मैथमेटिकल रूल को फॉलो करते हो। आपने जो एजम्पशन करना है कर लीजिए, वो आप अपनी सुविधा के लिए करते हैं, वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करते हैं। इससे क्वेश्चन को कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन में एक्स और वाई की वैल्यू है, उसको एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, वो आप कैसे लाइएगा वो आपका हेडेक है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये आपने टी निकाल दिया। अब टी की वैल्यू कितनी आई हमारी 1/2। अब आप देखें कि टी आपने किसको एज्यूम किया है, 1/x को एज्यूम किया है, 1/x का नाम आपने टी रखा है, और टी का वैल्यू कितना है 1/2, तो टी इक्वल्स टू 1/x है ना, जहाँ टी है वहाँ पे मैंने 1/2 रख दिया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इधर कर दिया इसको इधर कर दिया, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 2। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 2 मिल गया, x का वैल्यू 2 और y का भी 2। चलिए अब हम एक काम करते हैं, बजाय इसके कि हम t की वैल्यू निकालें, क्या हम डायरेक्टली निकाल सकते थे? लेट्स चेक, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, आपको अभी पता लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं इसमें, एक मिनट, ओके, तो मैं y की वैल्यू जो 2 है ना, इसको इक्वेशन पे डाल देता हूं, यहां पे 6/x माइनस 4 इंटू वाई की जगह 2 इक्वल्स टू -5। सो लेट्स चेक कि क्या हम निकाल पाएंगे। मैं ब्लू कलर से कर देता हूँ, ये ब्लू कलर से। सो 6/x माइनस 8 इक्वल्स टू -5। सो 6/x इक्वल्स टू 8 को इधर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा +8 -5। सो दिस इज 8 -5। सो 6/x इक्वल्स टू 3। हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए ना। सो x वुड बी इक्वल्स टू x को मैं इधर ले जाता हूँ और 3 को इधर ले आता हूँ, x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 3 को इधर कर दिया, तो 6/3 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। ये रहा सेम वैल्यू ऑफ x की सेम वैल्यू है। आप t की निकाल करके फिर x निकाल रहे हैं, आपकी मर्जी है। आप डायरेक्टली x निकाल रहे हैं, प्योरली आपकी मर्जी है। तो ये मैंने दिखाया कि आप कुछ भी कर सकते थे। एक बार आपके पास y आ गया है, अब आप t निकाल कर फिर x निकालना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। नहीं निकालना चाहते हैं, आप डायरेक्टली x निकालना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। खत्म, इतना ही है ये क्वेश्चन। इसके बाद वेरिफिकेशन मेथड मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, वो करना ही करना है, तो वो आप कर लेंगे। आई बिलीव अब आप कर सकते हैं उसको। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद मैं दूसरे सवाल की तरफ चलता हूँ। तो दूसरा सवाल भी इंटरेस्टिंग है काफ़ी। वो है √2x माइनस √3y इक्वल्स 0, और दूसरा है √3x माइनस √8y इक्वल्स 0। ये मेरे पास दो इक्वेशन है। मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1 एंड 2। इस क्वेश्चन को बताने के बाद मैं कुछ और चीज़ इससे जुड़ी हुई बताऊँगा, वो आप देख लेंगे। ओके, तो इसको सॉल्व करना है हमें। फिर से वही सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यूज़ करेंगे। दिस इज सब्स्टिट्यूशन मेथड इज़ मोस्ट यूनिवर्सली यूज्ड मेथड, सबसे अच्छा मेथड होता है ये। थोड़ा कभी कभी लंबा हो जाता है, कभी बहुत प्रॉब्लम भी करता है, बट दिस इज़ स्टिल वेरी मच एक्सेप्टेड। ये वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा यूनिवर्सली यूज़ करने वाला मेथड है ये। कभी भी अगर हमें दो इक्वेशंस के बीच में वैल्यूज़ निकालनी होती है तो √2 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ y। आप समझ गए होंगे क्या किया मैंने, यहाँ पे -√3y उसको उधर कर लिया। मुझे x की वैल्यू चाहिए, x इज इक्वल्स टू √3/√2। यहाँ पे मुझे y है y। अब इसको हम प्लग कर देंगे, किस में प्लग कर देंगे, इक्वेशन 2 में। प्लग x इन इक्वेशन 2 हम इसको प्लग करेंगे। तो अब इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, √3x, x की जगह √3/√2y माइनस √8y इक्वल्स टू 0।
√3 मल्टीप्लाई √3, उम्मीद है आप जानते हैं, सो 3/√2y माइनस √8y इक्वल्स टू 0। बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि भाई इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, आप देखिए दोनों में y है, y कॉमन ले लीजिए। सो दिस इज 3/√2 माइनस √8 इक्वल्स 0। अब दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इक्वल्स टू 0 है, तो y इक्वल्स टू, आपके तरीके से याद रखिएगा, मैं उस तरीके से आपको नहीं सिखाऊंगा अभी आने वाले टाइम में, लेकिन आपके तरीकों को फॉलो करते हुए 0 डिवाइडेड बाय दिस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं होता कि इसको उठा के नीचे फेंक देते हैं हम लोग, ये बस सिंप्लीफिकेशन को आसान करने के लिए या आपको समझाने के लिए हम ऐसी बातों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है वो मैं, हो सकता है किसी भी दिन किसी वीडियो में आपको ये देखने को मिल जाएगा। सो y इक्वल्स टू 0, y की जगह 0 है, आप कहीं भी प्लग कर देंगे आपको x की वैल्यू 0 ही मिलेगी। तो चलिए मैं यहीं पे आपको बताता हूँ, इसको यहाँ पे उठा के प्लग कर देते हैं, इस वाले में प्लग कर दीजिए। मैंने आपको बताया ना कि किसी भी इक्वेशन में आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो अगर आप प्लग करेंगे तो x इक्वल्स टू √3/√2 इंटू 0 विच इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। मुझे यहाँ पे क्या क्या बताना है वो ये आप देखें ध्यान से, ये भी अगेन मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज़ किया है। कभी भी याद रखिएगा किसी भी इक्वेशन में अगर अलग से कोई कांस्टेंट नहीं है, अगर पेयर ऑफ इक्वेशन है, जैसे इस केस में आप देख सकते हैं एक पेयर ऑफ इक्वेशन है, √2x माइनस √3y इक्वल्स 0 एंड दूसरा है √3x माइनस √8y इक्वल्स 0। तो ये एक पेयर ऑफ इक्वेशन है और इन दोनों इक्वेशन में, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये एक पेयर ऑफ इक्वेशन है बट इक्वेशन 2 है। पेयर एक है, इक्वेशन 2 है। तो ये एक पेयर ऑफ इक्वेशन में जो दो इक्वेशंस एग्जिस्ट करती हैं, इन दोनों इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट नहीं होने का मतलब कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो x और y के बगैर हो। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं आपके लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1। तो यहां पे c1 कुछ भी नहीं है, c1 की जगह क्या है, 0 इक्वल्स टू 0 है। दूसरा वाला भी ऐसा ही है, a2x प्लस b2y प्लस c2 कुछ भी नहीं है, तो क्या है, 0 इक्वल्स टू 0। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन में इनफैक्ट ये एक्सटेंड होता है और भी इक्वेशंस में, इनफैक्ट सभी इक्वेशंस में, लेकिन मैं अभी ये बोल के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए मैं किसी और इक्वेशंस की बात नहीं करूंगा। अभी मैं लीनियर इक्वेशन की बात प्रिसाइसली कर रहा हूं। किसी भी लीनियर इक्वेशन में अगर ऐसा सिचुएशन होगा कि x का टर्म है, y का टर्म है, दूसरे इक्वेशन में भी x का टर्म है और y का टर्म है और कांस्टेंट दोनों में नहीं है, तो आप इस बात को लिख लें, गारंटी है कि x और y दोनों की वैल्यू 0 होगी। इक्वेशन चाहे जितनी भी बड़ी हो, जितनी भी छोटी हो, x और y दोनों की वैल्यू गारंटी है कि 0 होगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप चेक ठीक से करिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि एक इक्वेशन ऊपर वाले इक्वेशन या किसी नीचे वाले इक्वेशन में तो कांस्टेंट नहीं है लेकिन दूसरे इक्वेशन में कांस्टेंट है। उस केस में जो मैं आपको बता रहा हूं ये लागू नहीं होता है, उस केस में ये बात वैलिड नहीं है। लेकिन अगर दोनों ही इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट 0 है, कांस्टेंट के अलावा x और y वाले टर्म हैं, सिर्फ कांस्टेंट 0 है हमारे पास दोनों ही इक्वेशन में, तो गारंटी है ऐसे इक्वेशन में x और y की जो वैल्यू होगी वो 0 ही आएगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग कि क्यों आएगी 0, इसके बारे में मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा कि क्यों आती है आंसर, ऐसे सवालों का आंसर 0 क्यों आता है। निकाल के तो हमें पता है कि 0 आता है, बट ये क्यों आता है ऐसा, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। और एक और बात शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, वो ये कि ग्राफ में हम लोग हमेशा, आपने देखा होगा मेरे पुराने वीडियो में जाएंगे आपको मिलेगा कि ग्राफ में हम लोग हमेशा ही x की एक बार वैल्यू 0 लेते थे और y की एक बार वैल्यू 0 लेते थे। ऐसा क्यों करते थे? इसके बगैर हम 0 के अलावा दूसरे नंबर्स नहीं ले सकते थे? तो मेरा आंसर है कि बिल्कुल ले सकते हैं, ये मैंने वहाँ पे भी बार बार बोला है, हम बिल्कुल ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन 0 लेने से क्या फ़ायदा होता है, इसका क्या मकसद होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।